हेलीकॉप्टर में शादी। टीटू नाम का एक लड़का था जो अपनी गर्लफ्रेंड से हमेशा गप्पे मारता रहता था। उसे बड़े बड़े सपने दिखाता था। बेबी, मैं तुम्हारे लिए चांद धरती पर ला सकता हूँ, पहाड़ चढ़ सकता हूँ, जो कहोगी वो कर सकता हूँ। तो बताओ क्या चाहती हो कि हमारी शादी कहाँ हो? मेरा तो एक ही सपना है कि मेरी शादी आसमान में हो। क्या कहा, आसमान में? यानी हेलीकॉप्टर में? ऐसा ही समझ लो। अगर मुझे प्यार करते हो तो तुम ऐसा ही करोगे ना? मेरी सारी सहेलियां जल जाएंगी, बड़ा मजा आएगा। अच्छा, अब मैं घर चलती हूँ। हेलीकॉप्टर का इंतजाम जब हो जाए तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया। मेरे पास तो साइकिल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। हेलीकॉप्टर कहाँ से लाऊंगा? कहाँ फंस गया भगवान। टीटू बहुत सोचता है। फिर उसे अखबार में एक इश्तेहार दिखाई देता है। एक शॉप के अंदर पाए फ्रिज, टीवी, बाइक, घर या हेलीकॉप्टर बिल्कुल फ्री। अरे वाह। टीटू बाजार से सारे एक्स शॉप खरीद लाता है और रात भर उन्हें खोलता है, तोड़ फोड़ कर देखता है। किस्मत से उसे हेलीकॉप्टर की पर्ची मिलती है। टीटू पूजा और पंडित के साथ हेलीकॉप्टर लेने पहुंचता है। मुबारक हो, ये रही आपके हेलीकॉप्टर की चाबी। अरे लेकिन मुझे हेलीकॉप्टर चलाना नहीं आता। आप तो पायलट है ना, आप हमें घर तक छोड़ दें। इस बीच हमारी शादी भी हो जाएगी। पंडित जी हमारे साथ ही हैं। आपकी जो फीस होगी हम दे देंगे। टीटू पूजा और पंडित के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। पंडित जी, विधि शुरू कीजिए। पंडित पूजा और फेरों के लिए हवन कुंड में लकड़ी और देसी घी डालकर आग जलाता है। आग जलते ही पायलट चिल्लाने लगता है, अरे मूर्ख, आग लग जाएगी हेलीकॉप्टर को, कोई नहीं बच पाएगा, सबके सब इसी में मरोगे। मैं तो चला। पायलट पैराशूट की मदद से नीचे उतरने लगता है। उसे ऐसा करता देख पंडित चिल्लाता है, अरे अरे मुझे भी साथ ले जाओ, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। ऐसा कहकर पंडित पायलट की कमर से लटक जाता है। नहीं नहीं, मुझे भी साथ ले चलिए पंडित जी, मैं मरना नहीं चाहती, मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ। ऐसा कहकर पूजा पंडित के साथ लटक जाती है। अरे धोखेबाजो, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं भी आता हूँ, मैं भी मरना नहीं चाहता। टीटू भी लटक गया और सभी सुरक्षित नीचे उतर गए। हेलीकॉप्टर में आग लगी और वह पानी में जा गिरा। और नीचे उतरते ही पंडित, पायलट और पूजा तीनों टीटू को मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। अरे हेलीकॉप्टर तो खत्म हो गया, भाड़ में गई शादी, कोई मेरी जान बचाओ 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 बचाओ। भूमिगत सोने का ट्रेन। चांदीपुर के एक गांव में गोपी और रंगा करके 2 करोड़पति हुआ करते थे। उनके पास बड़े बड़े बंगले और बहुत सारा पैसा था, इसीलिए उनकी एक दूसरे से जमती नहीं थी। लेकिन वह दोनों बहुत बड़े बुद्धू थे। गांव में हमेशा गोपी और रंगा के बीच में कंपटीशन लगा रही थी कि कौन नया चीज खरीदेगा। एक दिन रंगा ने उसके असिस्टेंट रूपेश को बुलाकर ऐसा बोला, अरे ओ रूपेश, पता करो वो गोपी आजकल क्या कर रहा है। मैंने सुना है कि वह कुछ खरीद रहा है। अरे महाराज, गोपी साहब तो एक सोने की कार खरीद रहे हैं। सोने की कार? उसके पास इतना सारा पैसा कहां से मिला रे? महाराज, गोपी साहब तो अपना पूरा जायदाद, बंगला, जमीन, भेड़, बकरी सब बेच डाले और ऐसे ही आए हुए पैसे से सोने का कार खरीद रहा है। कुछ दिन के बाद गोपी ने उसका पूरा जमीन, बंगलो बेचकर एक सोने का कार खरीदता है। रहने के लिए एक झोपड़ी बनाकर उसके सामने ही सोने की कार को रखता है। मालिक, जैसा बोला उस गोपी ने ऐसा ही किया। उसने एक सोने का कार खरीद कर रखा। अबे ओ नालायक, तुम भी कुछ सोच के बताओ कि अब मुझे क्या करना है। मैं क्या खरीदूं ताकि पूरे गांव के लोग चौंक जाएं। उसके बाद रंगा ने बहुत सोचा और एक आइडिया निकालता है।
फिर उसके असिस्टेंट रूपेश को बुलाकर एक भूमिगत सुरंग खोदने के लिए बोलता है। कुछ दिन के बाद जब भूमिगत सुरंग बन जाती है तब वह एक सुनार को बुलाकर सोने का ट्रेन बनाने के लिए बोलता है। मालिक, सोने का ट्रेन, आप सोच के बात कर रहे हैं ना? सोने का ट्रेन के लिए आपके पास पैसे कहां से आएंगे? तुम इसकी चिंता मत करो, तुम बस काम करो। फिर रंगा ने उसका भी पूरा जमीन बंगलो बेचकर उस भूमिगत सुरंग में सोने का ट्रेन बना देता है और गांव में ऐलान कर देता है कि उसके पास एक ऐसी चीज है जो सब देखकर चौंक जाएंगे। सभी गांव के लोग उस सुरंग के पास इकट्ठे हो जाते हैं। तभी रंगा के इशारे पर भूमिगत सुरंग से एक सोने का ट्रेन बाहर निकलता है। सभी गांव के लोग उसे देखकर दंग रह जाते हैं। वह ट्रेन पूरी सोने की थी, इसीलिए गोपी भी उसे देखकर चौंक जाता है। फिर गोपी रंगा के असिस्टेंट रूपेश को बुलाकर ऐसा बोला। अरे ओ रूपेश, तुम्हारा सेठ ने तो कमाल कर दिया रे, मुझे भी कुछ आइडिया दो ना। अरे मालिक, रंगा मालिक ने तो सोने का ट्रेन बना दिया, अब उससे भी अच्छा बोले तो डायमंड का एरोप्लेन बना दो, सब हैरान हो जाएंगे। ऐसा बोलकर वहां से चला जाता है, लेकिन मन ही मन में ऐसा सोचता है, इन बुद्धुओं को सबक सिखाना है। मैं गोपी के सोने का कार और रंगा के सोने का ट्रेन को चुरा कर दूसरा शहर भाग जाता हूं, उधर मैं आराम से जीऊंगा। ऐसा ही रूपेश ने एक रात को सोने की कार और ट्रेन को चुरा कर लेके जाता है। दोनों को बेचकर आराम से जीने लगा और यहां पर सब खोने के बाद रंगा और गोपी करोड़पति से भिखारी बन जाते हैं और सड़क पे भीख मांगने लगते हैं। गोल्डन टेम्पल। एक समय की बात है, एक गांव में श्यामू नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और नेक था। वो सभी गांव वालों की बहुत मदद करता था। एक दिन श्यामू अपने खेतों में काम कर कर घर वापस आ रहा था, तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया। उफ, ये क्या है, मेरा तो पैर ही टूट जाता। श्यामू ने नीचे झुककर देखा, तभी उसे एक चमकीली चीज नजर आई। अरे ये क्या है, ये तो सोने जैसा चमक रहा है। श्यामू वहां खोद कर देखता है। वो देखकर हैरान रह जाता है। अरे ये सोने की भगवान की मूर्ति, चलो मैं इसे निकालकर गांव वालों को दिखाता हूँ। नहीं, मैं गांव वालों को यहीं बुलाता हूँ। श्यामू सभी गांव वालों को वहां बुलाकर लाता है। प्रधान जी, ये देखिए, ये सोने की भगवान की मूर्ति। हाँ श्यामू, ये मूर्ति तो अद्भुत है। मैंने बुजुर्गों से सुना था कि कभी यहाँ पर बहुत भव्य सोने का मंदिर होता था और उसमें सभी मूर्तियाँ सोने की थी। मंदिर तो नहीं रहा, लेकिन हमें ये मूर्ति मिली है, ये हमारे गांव का भाग्य चमकाएगी। आप ठीक कहते हैं सरपंच जी, हमें इस सोने की मूर्ति के लिए एक सोने का ही मंदिर बनाना चाहिए और बड़ी भव्यता से इसको वहाँ स्थापित करना चाहिए। सभी गांव वाले मंदिर बनाने के लिए सहमत हो जाते हैं और मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा शुरू करने लगते हैं, लेकिन सभी सोचते हैं कि ये सोने की मूर्ति तब तक कहाँ रखें। अरे भाइयों, इसमें सोचना क्या है, श्यामू को मिली है तो श्यामू ही इसकी रक्षा करेगा। क्यों, ठीक है ना श्यामू? हाँ सरपंच जी, बिल्कुल, ये मेरी जिम्मेदारी है। श्यामू उस भगवान की सोने की मूर्ति को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर अपने घर पे रखता है और इधर गांव वाले मंदिर के निर्माण की तैयारी करते हैं। लेकिन दो चोर सोनू और मोनू उस मूर्ति को चुराने की प्लानिंग करते हैं। अरे मोनू, गांव वाले तो बेवकूफ हैं, इतनी महंगी मूर्ति को मंदिर में सजाएंगे, क्यों ना आज रात श्यामू के घर में घुसकर उस मूर्ति को चुरा लिया जाए, बहुत पैसे बनेंगे। हाँ सोनू, तुम ठीक कहते हो। रात को जैसे ही वो दोनों चोर श्यामू के घर मूर्ति चुराने के लिए घुसते हैं, तभी आवाज से श्यामू की नींद खुल जाती है। कौन है वहाँ, चोर पकड़ो। और वो लाठी लेकर उन दोनों के पीछे भागता है। श्यामू की आवाज सुनकर सभी गांव वाले जाग जाते हैं और दोनों चोरों की मिलकर खूब पिटाई करते हैं। गांव वाले मेहनत और लगन से एक सोने का मंदिर तैयार करते हैं और उस मंदिर में उस सोने की मूर्ति को स्थापित करते हैं। सरपंच जी, मंदिर भी बन गया और मूर्ति भी स्थापित हो गई, लेकिन अब इसकी रक्षा कौन करेगा? ये कोई सवाल है भला? मंदिर और मूर्ति की रक्षा श्यामू ही करेगा,
क्यों श्यामू? जी सरपंच जी, ये मेरा सौभाग्य होगा। और श्यामू सोने की मंदिर और सोने की मूर्ति की रक्षा करने लगता है, क्योंकि सोने का मंदिर उस गांव की शान था। आसपास के सभी गांव वाले उस गांव को सोने के मंदिर वाले गांव से जानने लगते हैं। गोल्डन भैंस की स्विमिंग पूल। बिलासपुर नाम के एक गांव में रतन करके एक किसान अपने दोनों बेटे विशाल और शेखर के साथ रहता था। रतन के पास 2 एकड़ की जमीन थी, लेकिन एक पूरे एकड़ में बहुत बड़ा चट्टान और पत्थर थे। इसीलिए रतन सिर्फ एक ही एकड़ में खेती करता था। रतन के बड़ा बेटा विशाल एक बेवड़ा था। दिन भर वह दोस्तों के साथ पीता था और जुआ भी खेलता था। लेकिन शेखर के पास एक कला थी। वह पत्थरों पर मूर्तियां बनाकर बेचता था और घर के लिए कुछ कमा भी लेता था। एक दिन रतन ने ऐसा बोला, विशाल, तुम बड़े होते हुए भी बिल्कुल निकम्मा निकला है। देखो अपने छोटे भाई को, वह कुछ न कुछ करके पैसे कमाता है। कुछ सीख अपने भाई से। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं और ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। ये बात सुनते ही विशाल को बहुत गुस्सा आता है। तभी वह एक जाली वसीयत बनाता है, जिसमें सारी जायदाद, घर और उसके 1 एकड़ का जमीन विशाल के नाम लिख देता है। लेकिन जो पत्थर वाली एकड़ थी वह शेखर के नाम लिख देता है। जब रतन सो रहा था, विशाल उसके अंगूठी की मुद्रा भी वसीयत पे लेता है। कुछ दिन के बाद रतन बीमार पड़ जाता है और गुजर जाता है। तभी विशाल रोने की नाटक करते हुए ऐसा बोला, अरे भाई शेखर, जो हो गया सो हो गया। चलो देखते हैं कि पापा जी ने कुछ वसीयत छोड़ी है कि नहीं। पापा तो अभी गुजरे हैं, अभी इसकी क्या जरूरत है भैया। तभी शेखर की बीवी ऐसी बोलती है, देखने दो जी, ताकि ये पता चलेगा कि ससुर जी ने क्या सोचा है हमारे बारे में। तभी विशाल जाकर एक वसीयत अलमारी से बाहर निकालता है और पढ़ता है, मैं रतन अपने होशो आवाज में ये वसीयत लिख रहा हूं। मैं अपने बड़े बेटे विशाल को मेरा घर और उगने वाला 1 एकड़ का जमीन लिख रहा हूं, और मेरे छोटे बेटे शेखर को चट्टान वाली एकड़ जमीन लिख रहा हूं। ये सुनकर शेखर की पत्नी ऐसी बोली, ये तो सरासर अन्याय है जी। चलो हम पंचायत के पास जाते हैं। अरे नहीं, अगर पापा की इच्छा यही है तो हम उसको स्वीकार करना है। फिर शेखर को एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं उस चट्टान को निकालकर वहां पर एक अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल बनाऊं, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। फिर उसके बाद शेखर ने उस बड़े चट्टान को जेसीबी से निकालकर वहां पर खेत के नीचे एक अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल बना देता है और पत्थर को एक गोल्डन भैंस की मूर्ति की तरह बना देता है। उस भैंस को भूमि के ऊपर रखकर अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल को जाने के लिए उसके पेट में से एक स्लाइडर बना देता है। जैसे ही उसने सोचा, सारे गांव के बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सारे आकर उस सुंदर अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल को एंजॉय करने लगते हैं। उसी तरह वह बहुत सारा पैसा कमाता है। लेकिन उसका भाई विशाल उसके बुरे आदतों के वजह से घर और खेत बेचकर गरीब हो जाता है। सीख, इसीलिए बोलते हैं, अन्याय और अधर्म से कमाया हुआ धन टिकता नहीं है।